हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संवैधानिक शब्दावली और कुछ पदनाम। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं आता परीक्षा में, और उनका मीनिंग नहीं आने की वजह से और वो सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अतः उन शब्दों को हम पहचानेंगे, उनको सीखेंगे, जानेंगे कि वास्तव में पेपर सेटर हमसे पूछना क्या चाह रहा है और हम उसको समझ क्या रहे हैं। क्योंकि गलती करने का मंच परीक्षा से पहले का है, परीक्षा कक्ष में गलती नहीं करनी हमें। अतः कुछ शब्दों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। आप पाएंगे जब पुराने पेपर आप निकालेंगे तो उसमें वो शब्द बारंबार रिपीट करता है और चीजें डालता रहता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये अपना चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव, और इसको सब्सक्राइब कीजिए आप। और ये यूपीएससी, आरपीएससी, स्कूल और कॉलेज लेक्चरर, एसएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, जहां भी भारतीय संविधान का आपकी संविधान से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है तो उनसे जो सवाल बनेंगे उन सब के वीडियो हम बनाते आ रहे हैं। पूर्व में भी 25-26 क्लास में इस चैनल पर डाल चुका हूं, आप उनको देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं जो आपको 20 किताबें पढ़ने पे मिलेंगी। वो चीजें मेरे 20 साल का अनुभव मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इसलिए आप एक एक वीडियो को पूरा देखिए और समझते हुए पढ़िए उन चीजों को और याद कीजिए। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं अपन आज का। संवैधानिक शब्दावली। संवैधानिक संवैधानिक वैधानिक सांविधिक, ये चार शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। संवैधानिक, संवैधानिक, दोनों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात जिसका संविधान में उल्लेख है वो क्या होगा, आप इसको संवैधानिक भी कह सकते हैं और पॉपुलर अर्थ में हम संवैधानिक इस रूप में लिखते हैं, और आप इसको संवैधानिक भी कह सकते हैं। लेकिन नीचे दो शब्द लिखे हुए हैं, वैधानिक और सांविधिक। देखिए, ये सांविधिक, संवैधानिक और संवैधानिक ये एक जैसे से प्रतीत होते हैं, लेकिन ये वैधानिक और सांविधिक इन दोनों का एक अर्थ है। इसको हम कहते हैं स्टेचुटरी। स्टेचुटरी और सांविधिक, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, स्टेचुटरी, अर्थात जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, विधान हो अर्थात कानून में उल्लेख हो, वो क्या है, वैधानिक है और सांविधिक है। यदि हम फिल्म हॉल में जाते हैं और वहां लिखा हुआ आता है वैधानिक चेतावनी, स्टेचुटरी वार्निंग, 18 वर्ष से कम के वर्ष के बच्चों के लिए वार्निंग दिखाई जाती है, तो उसके लिए यह शब्द यूज होता है, वैधानिक, स्टेचुटरी। लेकिन कंफ्यूजन वर्ड कौन सा है, ये है सांविधिक। ध्यान दीजिए, हिंदी में ही, मान लीजिए अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है तो हिंदी में ही आपको अर्थ निकालना है इसका, तो संधि कर लीजिए, सम प्लस विधि प्लस एक, अर्थात निकल करके क्या आ गया, मूल शब्द विधि। सम हमने इसमें क्या जोड़ दिया, उपसर्ग, और एक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया सांविधिक, अर्थात जिसका उल्लेख विधि में हो वो क्या होगा, सांविधिक।
और जिसका उल्लेख संविधान में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका उल्लेख संविधान में हो वो संवैधानिक, संवैधानिक। जिसका उल्लेख विधान में हो, कोई कानून बना रखा है हमने, वो क्या है, वैधानिक। इसी तरह से मिलते जुलते शब्द में और लेता हूं आपके, जैसे विधिक शब्द आ रहा है, कानूनी शब्द आ रहा है, इन सब का अर्थ भी वही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, लीगल। इसको हम क्या कह रहे हैं, लीगल। और वैधानिक, सांविधिक, कानूनी और विधिक, इन चारों का मतलब एक ही है। अब आपका सवाल गलत कैसे होता है, उसने पूछा नीति आयोग है, नीति आयोग है, और उसने ऑप्शन दे दिए आपको कि सांविधिक और संवैधानिक। तब आप क्या करेंगे, सांविधिक है, अर्थात नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन सवाल आ जाए कि फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, कैग है, अटॉर्नी जनरल है, ये क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये चारों पद, ये संवैधानिक है, अर्थात इनका उल्लेख किसमें हुआ है, संविधान में उल्लेख हुआ है। अब एक शब्द होता है हमारा संविधान नेत्र, और एक है जिसको हम बोलते हैं गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। जिस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं हो उसके लिए हम बोल देते हैं कि गैर संवैधानिक है। ध्यान रहे, स्टेट एग्जाम्स में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूपीएससी में आप देखेंगे तो ये शब्द इस्तेमाल होगा। संविधान प्लस इतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वह संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान से बाहर है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे नीति आयोग, पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग, ये क्या है, संविधान प्लस इतर है। लेकिन स्टेट एग्जाम्स में कई बार इसको हम देखते हैं गैर संवैधानिक शब्द देते हैं। ध्यान रखिए, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, जैसे इलीगल है, उसी तरह से गैर संवैधानिक न कह करके एप्रोप्रिएट वर्ड हम इसको क्या कहें, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान प्लस इतर। जो संस्था संविधान से बाहर है वो संविधानेतर है। इसी तरह से कुछ शब्द आते हैं बेटा, जैसे निर्रह आ गया। आपसे पूछ लिया कि बताइए आपराधिक स्तर पे संसद सदस्यों को निर्रह कौन घोषित करता है, निर्रहता का निर्धारण कौन करता है, संसद सदस्यों की दल बदल के आधार पर निर्रहता का निर्धारण कौन करता है। शब्द ही समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है। और अंग्रेजी की तरफ जो बच्चा हिंदी माध्यम का होता है वो इंग्लिश की तरफ जाता नहीं है। अगर आप इंग्लिश की तरफ चले जाएंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, डिस्क्वालीफाई, और यहां क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाई आप अगर आपके दिमाग में आ गया, आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसके समझ में नहीं आया हो कि डिस्क्वालीफाई क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन हिंदी में समझ में नहीं आएगा कि निर्रह क्या है। तोड़ लीजिए इसको, अगर अंग्रेजी नहीं आए तो तोड़ लीजिए, निरह प्लस अर्हता, नहीं है योग्यता, अर्हता का मतलब क्वालिफिकेशन और निर लग गए, इसका मतलब नहीं का है, अतः अयोग्यता है ना, ये कह सकते हैं हम, निरहता कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई। इसी तरह एक शब्द होता है व्यापगत। कब कोई विधेयक, जैसे हम पढ़ेंगे विधेयक पेश करने की प्रक्रिया आर्टिकल 107 में, कि कब कोई विधेयक व्यापगत होगा, तो व्यापगत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश तो समझ में आ जाएगा, लैप्स।
अतः टेक्निकल टर्म्स आप दोनों भाषाओं में पढ़िए, तब जाकर के हम पेपर सेटर के उस मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। जानबूझ करके ऐसे शब्द डालता है, इसको समाप्त भी लिख सकता था वो, लेकिन समाप्त ना लिख करके क्या लिखा कि कब कोई विधेयक व्यपगत हो जाएगा, लोकसभा भंग हो गई है, तो वो लोकसभा में जितने विधेयक हैं वो क्या हो जाने हैं, व्यपगत हो जाने हैं, समाप्त हो जाने हैं, लैप्स हो जाने हैं। अतः व्यपगत आ गया। इसी तरह से एक शब्द है उत्सादन। उत्सादन, इसका मतलब भी क्या है, समाप्ति से है, लेकिन शब्द हमें क्या दे रहा है, उत्सादन दे रहा है कि विधान परिषद का गठन, सर्जन और उत्सादन। सर्जन मीन्स निर्माण करना और उत्सादन का मतलब समाप्ति है। इसी तरह से और भी कई प्रकार के जो शब्द हमारे संविधान में है, जैसे आपसे पूछ रहा है कि औपचारिक, और एक शब्द है अनौपचारिक। सोच के देखिए, क्या आप इनका अर्थ निकाल पा रहे हैं? ये फॉर्मल और ये इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। ध्यान रखना, फॉर्मल शिष्टाचार, नियमों से बंधा हुआ, नियमों से बंधा हुआ। अनौपचारिक, ये नियमों से स्वतंत्र है। आपसे पूछे भारत के औपचारिक कार्यपालक कौन है और भारत के अनौपचारिक कार्यपालक कौन है, तो ध्यान रखना, भारत के औपचारिक कार्यपालक हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। औपचारिक कार्यपालिका शक्ति किसमें है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। और भारत के अनौपचारिक कार्यपालक कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। अब सवाल ही आपसे पूछ रहा है कि भारत के अनौपचारिक शासक कौन है, शासनाध्यक्ष कौन है, और भारत के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो औपचारिक नाम मात्र, ध्वज मात्र, प्रतीकात्मक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अनौपचारिक प्रधानमंत्री। इसी तरह से कुछ पदनाम हैं जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए। जैसे जिले में सबसे बड़ा पद होता है किसका, जिला कलेक्टर, और इसका पूरा नाम होता है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीसी एंड डीएम, ये पूरा नाम होता है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि बताइए कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, आप में से 99.99% आज पहली बार जानेंगे कि कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि सर हमें पता है, तो मैं बता देता हूं, आपको जो पता है वो ये पता है, जिलाधीश। आप जिला मजिस्ट्रेट को हिंदी में कह रहे हैं क्या, जिलाधीश, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि कलेक्टर को हिंदी में क्या कह रहे हैं, तो ध्यान रखना, कलेक्टर को क्या कहा जाता है, समाहर्ता। अब यदि आपको ये पूछ ले कि भाई कलेक्ट्रेट को क्या कहोगे, समाहर्तालय, ये किसको आप कह रहे हैं, कलेक्ट्रेट। आप जयपुर में और खड़े हैं कहां पर, कलेक्ट्रेट पे, और आप ये कहें किसी को, किसी टेम्पो चालक को या किसी व्यक्ति से आप ये पूछें कि भैया यहां समाहर्तालय कहां है, तो शायद जिस जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी हैं वो भी ये कहेंगे कि भैया यहां तो कोई समाहर्तालय नहीं है। हो सकता है कोई साउथ का कलेक्टर हो और इंग्लिश माध्यम का रहा हो, वो कलेक्टर खुद को भी नहीं पता कि इस पद को समाहर्ता कहते हैं, समाहर्तालय कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए, कलेक्टर तो कब कहलाता है ये, जब ये रेवेन्यू मैटर्स की सुनवाई करता है। किसकी? राजस्व मामलों की। जब ये रेवेन्यू मैटर्स को सुनेगा तो ये कलेक्टर कहलाएगा। और ये मजिस्ट्रेट कब कहलाता है? ये मजिस्ट्रेट जब कहलाएगा, जिलाधीश जब कहलाएगा, जब ये धारा 144 लगाए, जब ये किसी का पारपत्र चेक करता है। अब नाम निकल के आ गया पारपत्र, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट दे दिया कि जिला मजिस्ट्रेट कौन सा कार्य नहीं करता है, और आपको कह दिया पारपत्र की जांच करना। अब संकट ये है कि पारपत्र का ही नहीं पता बच्चे को कि पारपत्र है क्या, और इंग्लिश में नहीं दे रखा है छोटी एग्जाम्स में, तो उसको हिंदी से ही अर्थ निकालना है। अतः पारपत्र का मतलब है, आप सब जान जाएंगे जैसे ही मैं इंग्लिश लिखूंगा, क्या? पासपोर्ट। विदेश जाने के लिए हमें एक वीजा की आवश्यकता होती है और एक पासपोर्ट की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, PASSPORT और नीचे लिखा हुआ होता है उसमें पार पत्र, अंग्रेजी में पासपोर्ट और हिंदी में पारपत्र। इसलिए पारपत्र की जांच विदेशी व्यक्तियों के, यदि जिले में कोई विदेशी सैलानी आया हुआ है और किसी पे संदेह है हमें कि ये किसी प्रकार के कोई आतंकवाद या कोई इमोरल एक्टिविटीज या कोई इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है, तो उसकी जांच करने की अधिकारिता किसको है? उसकी जांच करने की अधिकारिता कलेक्टर को है। जेलों का निरीक्षण कर सकता है, जिले की सभी जेलों का निरीक्षण कलेक्टर कभी भी कर सकता है। अतः पावर किसकी है? मजिस्ट्रेट की। लेकिन हम बोलने में क्या बोलते हैं कि कलेक्टर करेगा, और कई बार सवाल ये पूछ लेता है कि पारपत्र की जांच कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा कि जिला मजिस्ट्रेट करेगा? तब ध्यान रखना हमें कि ये जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ये भूमि संबंधी मामले हैं, रेवेन्यू मैटर के मामले हैं, उसी अर्थ में ये क्या कहलाता है? कलेक्टर। और उसी के कारण हम इसका नाम दे रहे हैं क्या? समाहर्ता हिंदी में। और कलेक्ट्रेट को हम क्या कह रहे हैं? समाहर्तालय। देखिए, एक उपखंड में हमारे यहां अधिकारी होता है, वो कौन होता है? उपखंड अधिकारी। एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, वो ही बात आ गई है, चाहे आप इसको एडीएम पे लागू कर लें। अब हम इसको कह रहे हैं एसडीओ एंड एसडीएम। कुछ लोग इसको एसडीओ बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको एसडीएम बोल रहे हैं, दोनों ही नाम है इसके। ये एसडीओ भी है और ये एसडीएम भी है। एसडीओ कब है? जब ये भूमि संबंधी मामले, राजस्व मामलात सुनवाई करता है, तब क्या कहला रहा है? ये एसडीओ। और एसडीएम कब है? जब ये मजिस्ट्रेट पावर यूज कर रहा है, मजिस्ट्रेट शक्ति यूज करेगा, अतिक्रमण मुक्त करा सकता है, किसी जमीन की नाप जोख कराना, रास्ता निकालना, अगर कोई रास्ता रोक लेता है, किसी ने हेडपंप को अंदर डाल लिया, उस हेडपंप को सार्वजनिक था तो उसको बाहर निकालना, जेल का निरीक्षण उपखंड में करने का अधिकारिता मजिस्ट्रेट को है और जिले में जिला मजिस्ट्रेट को है। अतः ये एसडीओ और एसडीएम। गांव के किसी वृद्ध आदमी से आप ये पूछेंगे कि कहां गए थे, तो वो कहते हैं एसडीओ से मिलने गया था भाई। क्यों? मामला उसका किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से जुड़ा हुआ मामला था। अतः बाबा अनपढ़ होते हुए भी सही है, और पढ़े लिखे के पास जाओगे तो वो क्या कहेगा? एसडीएम से मिलके आया हूं। एसडीएम से अर्थात मजिस्ट्रेट से आप मिलके आ रहे हो, तो उसको वही धारा 144 की पावर, जिले में जिला कलेक्टर है, कलेक्टर के अधीन एसडीएम भी ये गोली चलाने का आदेश दे सकता है। नायब तहसीलदार भी है तो उसको भी मजिस्ट्रेट पावर होती है, और पुलिस जब गोली चलाती है तो उस नायब तहसीलदार से अनुमति लेगी, तहसीलदार से लेगी, अगर एसीएम है तो एसीएम से, एसडीएम है तो एसडीएम से, और एडीएम है तो एडीएम से, और जिले में जिला कलेक्टर मौजूद है तो जिला मजिस्ट्रेट से। तो इस तरह से इसके पदनामों में
ये अंतर होता है। और हमें सवाल पूछ लेता है कि कोई उपखंड अधिकारी या उपखंड अधिकारी का काम क्या है? राजस्व मामलों की सुनवाई करना। उपखंड मजिस्ट्रेट का काम जब वो जेल का निरीक्षण करे, जब वो पारपत्र की जांच करे, तो ये मजिस्ट्रेट पावर है। जुडिशरी में आ जाइए, जिला सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, हम शॉर्ट में बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। सिविल और सत्र सेशन जज। ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति में दो चीजें समाहित हैं। जब ये संपत्ति लेन देन, संपत्ति विवाद की सुनवाई करता है, तब ये कहलाता है जिला सिविल न्यायाधीश। और जब ये फौजदारी यानी क्रिमिनल ऑफेंस, अगर आपराधिक मामले सुनता है, तो कहलाता है सत्र न्यायाधीश। हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार जैसे जुर्म पे सुनवाई करेगा तो कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। और यदि 6 कनादरण का मामला है, जमीन में रुपए का वसीयत का मामला है, अडॉप्टेशन का मामला है, उत्तराधिकार का मामला, या कोई विल बना गया उस तरह का मामला है, तो वो संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, चाहे वो भूमि का हो चाहे रुपए का, तब वो क्या कहलाता है? सिविल जज। जिला सिविल और जिला सत्र न्यायाधीश। अतः आपसे ये सवाल पूछता है कि हत्या, डकैती, लूटपाट के मामलों में कौन सुनवाई करता है? जिला सिविल न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश। फांसी अर्थात मृत्यु दंड देने की शक्ति किसको है? सिविल न्यायाधीश को कि सत्र न्यायाधीश को? तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को है फांसी देने की अधिकारिता। अतः लोअर कोर्ट में सबसे निचला कोर्ट ये है। इसके बाद ये मामला कहां जाना है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अप्रूवल कर दे तो मामला कहां जाना है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल कर दे तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है। और पैन तोड़ दिया है सभी ने, इसका मतलब है कोई माफी नहीं, फांसी पे लटकाया जाएगा, कोई अधिकारिता नहीं। लेकिन रास्ता ये है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक। इस तरह से कुछ ये संवैधानिक शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं समय समय पे। जैसे एक शब्द होता है तथ्यतः। तथ्यतः, डी फैक्टो। और एक शब्द होता है विधितः, और इसका मतलब है डी जुर्रे। ये यदि आप में से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नेट या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करता है तो हम संप्रभुता में पढ़ते हैं, एक तथ्यतः संप्रभु, एक विधितः संप्रभु। डी फैक्टो, डी जुरे, इनका क्या मतलब है? इस तथ्यतः का मतलब तो है वास्तविक, और इस विधितः का मतलब है कानूनी रूप से। इसका एक उचित उदाहरण आप ले सकते हो। परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में पाकिस्तान की शासन गद्दी संभाल ली, वर्दी में बैठा रहा। अतः विधितः संप्रभु तो कौन है? वहां का संविधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये है। लेकिन वास्तविक रूप से कौन था? कोई भी चोर, लुटेरा, डाकू, वो क्या हो सकता है? तथ्यतः संप्रभु हो सकता है। उसने आया, सत्ता संभाल ली। और विधितः जो विधान के अनुसार। इसलिए
पाकिस्तान में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कारण संविधान के अनुसार वहां की सरकार नहीं चलती है, चाहे याहिया का हो, चाहे अयूब का हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो। ये सैनिक तानाशाह जिन्होंने वहां की गद्दी को संभाला, इनको अधिकारिता नहीं थी उस पद की, उसके बावजूद भी वो उस पद पे विराजमान हो गए। अतः पाकिस्तान में संविधान तो है, संविधानवाद वहां पर नहीं है। संविधानवाद का मतलब है जब सरकार संविधान के अनुसार चले, संविधान के नियमों के अनुसार चले, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अतः कानूनी, वास्तविक और संविधानवाद, ये इनमें अंतर है। तथ्यता का मतलब वास्तविक, विधिता का मतलब कानूनी रूप से, और संविधान हो और संविधानवाद में क्या अंतर है? तो संविधानवाद का मतलब है शासन सत्ता संविधान के अनुरूप चल रही हो, तब वो संविधानवाद होगा। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं, यदि हम नजर डालेंगे तो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो ये बनाने का प्रयास किया है कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने के बाद हम चेक करते हैं। अतः मित्रों ध्यान रखिए, इस तरह की छोटी गलतियों से बचिए। हमारे आते हुए जो सवाल हैं वो सवाल हमारे ठीक होने चाहिए। एक अमूमन विद्यार्थी के अगर पेपर 100 का है, 150 का है, सवाल अगर 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, एक अमूमन विद्यार्थी 7 से 10 सवाल गलत कर देता है, और 150 सवाल हैं तो 10 से 15 सवाल तक भी एक आम विद्यार्थी के गलत हो जाते हैं। और ये गलतियां कहां होती हैं? ये भाषा नहीं समझने से होती हैं और जल्दबाजी में होती हैं। इजी सवाल होता है, हम बुलेट ट्रेन की तरफ भागना चाहते हैं, नहीं, सरल सवाल अगर आए रुक जाइए 5 सेकंड ज्यादा। जटिल सवाल तो आपको रोक लेगा, वो तो कहेगा 4 बार सवाल पढ़िए, 4 बार ऑप्शन पढ़िए और अब आंसर दीजिए। अतः मित्रों इसी तरह से आप देखते रहें, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही उम्दा जानकारियां जो आपको आज तक कहीं नहीं मिली हैं, मैं आप देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं, और आगे से मैं चाहता हूं कि जो पढ़ा रहे हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल करें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि एक आम बच्चे तक ये सूचना जाए कि इसको हम क्या कहते हैं। जैसे अभिभाषण है, इस तरह से अध्यादेश है और अधिसूचना है। अभि का मतलब विशेष, विशेष भाषण, अधि प्लस आदेश, आदेश से अधिक, अधिसूचना, सूचना से अधिक। इन तीनों ही शब्दों का इस्तेमाल हम या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए करते हैं या गवर्नर के लिए हम करते हैं। अतः अभिभाषण और अध्यादेश, यहां 87 में तो कहां होता है? आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण है राष्ट्रपति का, और राज्य में जो है आपका आ जाएगा कौन से आर्टिकल में? 177। और इसी तरह से अध्यादेश सेंटर में प्रेसिडेंट का तो है 123 में, और राज्य में राज्यपाल का है 213, और अधिसूचना कोई भी हो सकती है। गजट, बहुत सारे शब्द हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो गजट, राजपत्र, ये दोनों जगह होता है। भारत का राजपत्र भी होता है, और ये किसी राज्य का है तो राज्य का नाम आ जाएगा। गजट ऑफ इंडिया, गजट ऑफ राजस्थान, गजट ऑफ हरियाणा, गजट ऑफ दिल्ली, इस तरह से। अतः गजट क्या है? राजपत्र है। बजट, अब यदि आप में से पूछ लिया जाए कि बजट का पूरा नाम क्या है, तो बजट का पूरा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है बजट। तो धन्यवाद मित्रों, देखते रहिए आप, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों।